Hello everyone. So today we will study our second chapter of class 12th history, that is kings, farmers and towns, early states and their economies. So अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसमें हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कोई भी अथॉरिटी या फिर किसी किंग के हमें एविडेंसेस नहीं मिले थे। सो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे सब कॉन्टिनेंट में कैसे कॉन्टिनेंट में हमारे इकोनॉमिक्स कैसे पॉलिटिक्स कैसे ग्रो हो रही थी और कैसे किंगडम्स बन रही थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो चुका था 1900 बीसी में। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइम पीरियड बिटवीन 600 बीसी टू 600 सीई। इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी, जैसे ऋग्वेदा का कंपोजिशन हो रहा था और नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू और कर्नाटका के अराउंड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट एमर्ज हो रही थी और पेस्टोलिज्म भी ग्रो हो रहा था। पेस्टोलिज्म जैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था तो पेस्टोलिज्म भी डेवलप हो रहा था। जो एनिमल्स रखते थे वो ग्रेजिंग की प्रोसेस को भी अब इमर्ज कर रहे थे और डेवलप कर रहे थे और नई नई टेक्निक्स भी यूज़ करी जा रही थी क्योंकि आयरन का इंट्रोडक्शन हो चुका था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन के टाइम पर हमें आयरन की कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, लेकिन जो अब इस टाइम पीरियड के अंडर 600 बीसी टू 600 सीई के टाइम पीरियड के बिटवीन हमें आयरन के एक्सकेवेशन के टाइम पर आयरन के एविडेंसेस मिले हैं। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल्स के प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही थी, जैसे कि मेगालिथ्स होते हैं। मेगालिथ्स क्या होते हैं, जैसे अभी हम इमेज में देख रहे हैं, ये बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टोन से बने होते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं समाधि, तो ये वही होती हैं कि जब इंसान मर जाता है, जब उसकी डेड बॉडी को हम बरी करते हैं तो उसके साथ साथ वो कुछ आयरन टूल्स, वेपन्स और कुछ वो सामान भी उसके साथ ही दफना देते थे और फिर वहाँ पर बड़े स्टोन स्ट्रक्चर बना देते जिनको हम मेगालिथ्स बोलते हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट को, स्कॉलर्स को कैसे पता लगा उनके पास क्या क्या सोर्सेज होते थे जो टाइम पीरियड था ये उनके बारे में जानने के लिए। जैसे कि हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो टेक्स्ट मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं। कॉइन्स जैसे अब कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था इस टाइम पीरियड के बिटवीन। पहले तो क्या था कि बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे, वो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे, लेकिन अभी कॉइन्स को यूज़ करने लग गए थे। और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं किसी हार्ड सरफेस पर जब हम खोद कर लिखते हैं, जैसे मेटल होता है, मेटल के ऊपर हम खोद कर कुछ मतलब एनग्रेविंग करेंगे, लिखेंगे, तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम बोलते हैं एपिग्राफी। अभी हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, प्रिंसेप एंड पियादसी। तो यहाँ पर प्रिंसेप वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? प्रिंसेप वर्ड यूज़ किया गया है जेम्स प्रिंसेप के लिए। जेम्स प्रिंसेप अब कौन थे? जेम्स प्रिंसेप एक मिंट ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। मिंट ऑफिसर कौन होते हैं? जो मिंट होता है क्या होता है कि जो कॉइन छापने की जो कंपनी होती है उसमें, तो जेम्स प्रिंसेप एक मिंट ऑफिसर थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्राह्मी और ख्रोस्टी जो हमारी लैंग्वेजेस थी उनको इन्होंने डेसिफर किया था, उनको इन्होंने पढ़ा था। ख्रोस्टी कहाँ की लैंग्वेज है? अफ़गान साइड जो बोली जाती थी वो। इन्होंने स्टडी की थी इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स की, और इनकी स्टडी के बाद इन्होंने देखा दो वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। पहला तो था पियादसी और दूसरा था देवनाम्बिया। पियादसी क्या था? जिसका मीनिंग था प्लीजेंट टू बीहोल्ड। और ये वर्ड किसके लिए इन्होंने स्टडी किया, उसके बाद इनको पता लगा कि ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया जा रहा था। वो थे किंग अशोका। किंग अशोका के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा था पियादसी। अभी आगे हम जब चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि किंग अशोका कौन थे। अभी जो भी हमें ये एविडेंसेस सोर्सेज मिल रहे थे, इनकी हेल्प से स्कॉलर्स को बहुत हेल्प मिली अपने जो भी सब कॉन्टिनेंट में रूलर्स और डायनेस्टीज की स्टडी करने में। द अर्लीस्ट स्टेट्स, अभी हमारा सेकंड टॉपिक जो चैप्टर का है वो है द अर्लीस्ट स्टेट्स, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे महाजनपद्स के बारे में।
जनपद क्या होते थे? ये एक सेट था 16 किंगडम्स का। मतलब ये 16 अलग अलग किंगडम्स का एक सेट था जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग टेरिटरी में फैले हुए थे। सो ये अभी कैसे एमर्ज हुए? व्हेन द ट्राइब्स ऑफ लेट वैदिक पीरियड डिसाइडेड टू फॉर्म देयर ओन टेरिटोरियल कम्युनिटी, तो ये महाजनपद एमर्ज हुए। ये मेनली 16 महाजनपद थे वैसे तो, लेकिन हमारे यहाँ पर चैप्टर में 6 महाजनपद इम्पोर्टेंट हैं। वो है वज्जी, कुरु, मगध, कौशल, पांचाल, गांधार एंड अवंती। ये वो टाइम पीरियड था जब आयरन का यूज़ होना बढ़ गया था और जो कॉइन्स थे उनकी भी डेवलपमेंट हो गई थी। बार्टर सिस्टम अभी इस टाइम पीरियड के अंडर नहीं फॉलो होता था और जो महाजनपद होते थे उनकी कैपिटल फोर्टिफाइड होती थी। और धर्मसूत्रास का कंपोजिशन किया गया ब्राह्मण्स के द्वारा, जो होते थे संस्कृत लैंग्वेज में। ये क्या होते थे? ये होते थे नॉर्म्स फॉर क्षत्रियाज रूलर्स। ये नॉर्म्स होते थे कि उनको एडवाइस करते थे रूलर्स को, किंग को, कि कैसे उनको अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ उनको कैसे डील करनी है, उनको कैसे कलेक्ट करना है टैक्स, और कैसे उनको ट्रिब्यूट लेनी है कल्टीवेटर से, ट्रेडर से, आर्टिसन से। और जो रेड्स होती थी नेबरिंग स्टेट्स पर, मतलब जो आक्रमण करते थे अपने पास वाले राज्य पर, उसको लेजिटिमेट बोला गया कि ये ठीक ऐसे ही करना चाहिए किंग्स को, ताकि वो अपनी प्रोस्पेरिटी, अपनी जो उसकी पावर होती है और जो वो टूल्स, वो जो आर्मी का जो उनका कंट्रोल होता है उसको दिखा सके, और ये मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ माना गया। अब आगे हम चैप्टर में बढ़ते हैं और जानते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महाजनपद है 16 महाजनपद में से, वो था मगध। मगध अब क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या उसमें स्पेशलिटी थी, वो अभी हम जानते हैं। एक तो सबसे पहले तो क्या था, इजी एक्सेस ऑफ गंगा रिवर। ये गंगा रिवर के पास था और जो वाटर सिस्टम वहाँ पर, जो इरिगेशन या फिर कुछ और चीज़ों के लिए जो वाटर चाहिए होता था, वो इजीली एक्सेसिबल था उनके लिए। और न्यू टेक्नोलॉजीज़ इन एग्रीकल्चर, मगध में जो एग्रीकल्चर प्रोसेस की जाती थी उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाती थी, जिनसे उनकी क्रॉप्स और उनके जो कल्टीवेटर्स होते थे उनके लिए फ़ायदा होता था। थर्ड था उनका फोर्टिफाइड कैपिटल। जो उनकी कैपिटल थी राजगृहा, और बाद में उनकी कैपिटल बना दी गई थी पाटलिपुत्र, जिसको अभी आज के दिन में हम बोलते हैं पटना। तो उनकी जो कैपिटल थी वो फोर्टिफाइड थी, वो किलाबंद थी। जैसे हमने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिटाडल के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर भी फोर्टिफाइड थी वो, ऐसे ही यहाँ पर भी मगध की भी कैपिटल फोर्टिफाइड थी, किलाबंद थी। और नेक्स्ट जो उनकी स्पेशलिटी थी वो थी एलिफेंट्स, जो उनकी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता था आर्मी के लिए। जैसे हॉर्सेस होते हैं, उनके मुकाबले में एलिफेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे ही उनकी आर्मी को भी एलिफेंट्स स्ट्रॉन्ग करते थे। और नेक्स्ट उनकी थी वो थी आयरन माइंस। आयरन माइंस का जैसे हमने पढ़ा है कि आयरन माइंस का इंट्रोडक्शन हो चुका था, मगध में आयरन माइंस बहुत ज़्यादा मिलते थे जो उनके लिए हेल्प करते थे ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। इन सब खास बातों के लिए और इन सब स्पेशलिटीज़ के कारण ही मगध को हम इतना इम्पोर्टेंट महाजनपद बोलते थे, और इसीलिए वो महाजनपद इकोनॉमिक में स्ट्रॉन्ग था। अभी हम आ चुके हैं चैप्टर के थर्ड टॉपिक पर, जो है एन अर्ली एम्पायर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मगध की टेरिटरी को कैसे बढ़ाया गया और कौन सी एम्पायर, कौन सी डायनेस्टी के अंदर मगध की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट के स्टडी और सर्वे के बाद पता लगा है कि जो मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी थी, उसके अंडर मगध की ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, जिसको फॉर्म किया गया था मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी को फॉर्म किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इनके बाद इनके जो ग्रैंडसन थे अशोका, इन दोनों ने मिलकर मगध की ज़्यादा डेवलपमेंट की और उसकी टेरिटरी को बढ़ाया था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान तक टेरिटरी को बढ़ाया था, और उसके बाद उनके ग्रैंडसन ने कलिंग पर भी अपना हक जमा लिया था, जिसको अभी आज के टाइम पर हम बोलते हैं उड़ीसा। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम जानते हैं कि कौन से वो सोर्सेज थे जिनके बारे में, जिनके बाद हमें पता लगा मौर्यन एम्पायर के बारे में।
सबसे पहले थे अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे? ये थे ग्रीक एम्बेसडर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में आए थे। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी इंडिका। इनकी बुक में इन्होंने बताया है कि कैसे मौर्यन एम्पायर में कैसे जो प्रजा थी वो कैसे अपना अच्छे से जीवन बिता रही थी, और उनकी जो पॉलिटिकल और जो इनको इकोनॉमिक और जो वो ट्रेड करते थे उनके बारे में भी इन्होंने बताया था। और सेकंड थे अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, जिनको चाणक्य भी, इनका दोनों एक ही नाम है, एक ही इंसान के नाम है। इनके जो अर्थशास्त्र थे इनमें भी हमें पता लगा है कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। और नेक्स्ट जो थे बुद्धिस्ट, जैन या फिर जो पुरानिक लिटरेचर थे उनकी हेल्प से भी पता लगता है हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में। और जो अशोकास धम्म थे, धम्म के अंडर कुछ लॉज आते थे जो किंग अशोका ने कंपोज करवाए थे। इनके अंडर कुछ लॉज आते थे जैसे रिस्पेक्ट एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो, जेनेस्टी टुवर्ड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स का आदर करो, ट्रीटिंग स्लेव्स, जो स्लेव्स और सर्वेंट्स होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स, मतलब अपने रिलीजन को तो फॉलो करो लेकिन दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो, उनको कुछ गलत मत बोलो। इसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्पेशलिटी थी या फिर वो जो भी उनके पॉलिटिकल सेंटर्स थे उनके बारे में हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। मेजर जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे वहाँ पर वो थी उनकी एक तो कैपिटल जो पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वर्णगिरी। जो तक्षशिला और उज्जैनी वो तो स्पेशल थे ट्रेड रूट्स के लिए, और जो स्वर्णगिरी थी वो थी इम्पोर्टेंट थी गोल्ड माइंस के लिए। जैसे हमें पता है कि कर्नाटका साइड गोल्ड माइंस ज़्यादा हैं, तो वही स्वर्णगिरी, उसको आज के टाइम पर कर्नाटका बोलते लेकिन पहले स्वर्णगिरी वहाँ पर बोला जाता था। और एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 6 सब कमेटीज थी उसके अंडर, और वो एक ही कमेटी थी। जो फर्स्ट वन थी वो तो कंट्रोल करती थी नेवी को, सेकंड वन ट्रांसपोर्ट को, थर्ड फूड सोल्जर्स को, फोर्थ हॉर्सेस को, फिफ्थ चैरियट्स को, चैरियट्स मतलब रथ, और सिक्स थे वो हैंडल करते थे एलिफेंट्स को। इसी के साथ अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। दिस इज ऑल इन दिस पार्ट। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। Thanks for watching. If you like my work, then please like my videos. If you have any doubt or any complaint, then you can comment down, and please share my videos with your friends and classmates, and please subscribe my channel for more videos.